सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है बहुत बहुत। आज हम लोग टॉपिक करेंगे फिज़िक्स का, वर्क एनर्जी और पावर। ठीक है। वर्क एनर्जी पावर बहुत काफ़ी आसान टॉपिक है। ठीक है। और स्कोरिंग है और छोटा टॉपिक है। बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत जल्दी करके आप मार्क्स ले सकते हैं ना, अच्छे खासे। तो वर्क एनर्जी पावर फिज़िक्स का टॉपिक है, आज हम ये करेंगे। और इसको करने से पहले मैं आपको यहीं पे एक बात बता देता हूँ, जिससे आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाते हैं कि वर्क एनर्जी पावर जो टॉपिक है, ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एनर्जी पावर तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको यहाँ 2-3 बातें बताता हूँ, एक बात ध्यान रखना। एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई क्या स्केलर है क्या वेक्टर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि वर्क और एनर्जी एक ही बात है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। मेरी बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत जगह काम आएगी, कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। आप ये समझ लें, राम और श्याम नहीं, तो जैसे पिक्चरों में राम और श्याम भाई है, ऐसे वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। आप ये समझ लें, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। इन दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है, जूल होती है दोनों की। इन दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। अब जाहिर सी बात है, अगर ये दो चीज़ें सेम है तो इनकी एसआई यूनिट तो सेम होगी ही होगी। ठीक है। क्यों भाई? जैसे 5 किलो है, एक किसी का वेट 5 किलो है, किसी का वेट 10 किलो सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए जब दो चीज़ें एक जैसी हैं, उनकी यूनिट सेम होनी ही होनी होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आगे आगे काम आएगी। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है। चलो, अब हम आगे आते हैं, व्हाट इज़ वर्क। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या है? वर्क इज दी इट इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्स। वर्क हम कब कहते हैं, कब होता है? कि वर्क कहा जाता है कि वर्क के लिए दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? वर्क के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो फोर्स, वर्क जहाँ होगा वहाँ पे एक फोर्स लगनी चाहिए, और एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दो बात याद रखेंगे। वर्क का मतलब है फोर्स लगना, मतलब ताकत लगाना किसी भी चीज़ पे, और डिस्प्लेसमेंट होना, डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है किसी चीज़ की जगह बदलना। कोई चीज़ अपनी जगह बदलेगी तब हम उसे कहेंगे कि इसने डिस्प्लेसमेंट किया है। यानी कि सपोज करो मैं सारे दिन बोर्ड से इसको धक्का देता रहूँ, ठीक है, लेकिन हो क्या, शाम को आके कोई बोले हाँ भाई बोर्ड कितना हिला, तो मैं कहूँ भाई हिला ही नहीं। या सारे दिन मैं किसी दीवार को धक्का दूँ, दीवार हिले ही ना। तो जब शाम को कोई आएगा तो वो मुझे बोलेगा भाई तूने कुछ काम नहीं किया, वर्क डन इज़ ज़ीरो। जैसा ऑफिस में भी होता है, मानो आपको कोई टास्क दी गई, भाई ये काम कर दियो, पूरा दिन लगा रहा, शाम को बंदा आया, भाई कुछ किया नहीं किया, तो वर्क डन, आज का वर्क डन जीरो। रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि फोर्स लगे एक तो, और एक डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिले। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वर्क डन नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे, अभी आगे क्लियर होगी ये सब चीज़ें। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका कि स्केलर, सभी स्केलर है इस चैप्टर में। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल है, ये ध्यान रखेंगे। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एक ऐसी यूनिट जिसको सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वर्क की एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट, और ये क्या होती है? KWH, किलोवाट आवर। ये बात मेरी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं फिज़िक्स में, हम हर जगह एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एसआई यूनिट, है ना, जूल है जैसे इसकी। लेकिन ये एक ऐसी क्वांटिटी है, वर्क कह लो या एनर्जी कह लो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक ही बात है। वर्क भी कह सकते हो और एनर्जी भी कह सकते हो। वर्क और एनर्जी दोनों की ही एसआई यूनिट ये होती है, और कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होती है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम 2 यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये 2 यूनिट, मेजरिंग यूनिट, जिसमें हम उसको नापते हैं। अब देखो, किसी भी एक चीज़ की अगर 2 यूनिट है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको लंबाई नापनी है, तो मैं बोलूँ 1 फुट और कोई बोले 50 इंच, तो 1 फुट और 50 इंच अगर दोनों लंबाई नापने के तरीके हैं, तो उन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ज़रूर होगा, है ना। ऐसे ही अगर ये दोनों, जैसे ये दोनों एक ही चीज़ की यूनिट है, तो इसमें रिलेशनशिप ज़रूर होगा। और इसका रिलेशनशिप क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1 किलोवाट आवर बराबर इट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ 36 लाख याद कर लो,
36 1 2 3 4 5 36 लाख जूल। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, आपको ये ऐसे लिखा मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ये कैसे आता है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए, अभी हम आगे करेंगे। और क्यों है इनके रिलेशनशिप, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ की यूनिट है, ध्यान रखेंगे। जब एक ही चीज़ की दो यूनिट होंगी तो उनमें रिलेशनशिप तो ज़रूर होगा कोई ना कोई, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो वर्क डन सब क्लियर है कि फोर्स होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्क डन के फॉर्मूले। ये हमारे को क्या होंगे, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। वर्क डन के में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ एस, जहाँ पे एफ का मतलब फोर्स है, ठीक है, और एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये ध्यान रखेंगे, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे जो फोर्स है इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं इस फॉर्मूले में जाऊँ तो आप ध्यान से समझें कि जैसे मेरा फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू एफ एस, तो भाई ये फोर्स क्या है, 1 जूल होगी, है ना, ये क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 1 मीटर। ये तीनों की मैंने ऐसा यूनिट लिख दी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर के, या फिर न्यूटन किसके बराबर होता है, जूल अपॉन मीटर के, या फिर जूल मीटर माइनस इनवर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिसमें डायमेंशंस पूछते हैं एक दूसरे का कन्वर्जन की ये किसके बराबर भी हो सकता है बताओ। तो इसको आप रट नहीं सकते इन चीज़ों को, अगर आप सब, क्योंकि होगा क्या ना, देखो यही फ़र्क होता है। अगर आप पुराने पेपर देखोगे, या मैं आप सभी को बोलता हूँ कि कभी भी जितने लोग भी क्लास ले रहे हैं हमसे, मैं बोलता हूँ कि पेपर कभी मत देखो, कंटेंट देखो पहले, उसके बाद पेपर करना। और एक्चुअल में तो अगर आप हमारा कंटेंट कर रहे हो तो आपको पेपर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे कंटेंट करने का मतलब आपने सारे पेपर कर लिए। क्योंकि आप देखो, मानो पेपर में करोगे ना ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसे लगेगा अरे तो कैसे याद रखेंगे, इतनी सारी चीज़ें रटना पड़ेगा। लेकिन ये रटने का कोई सिस्टम नहीं है, कंसेप्चुअल चीज़ है। क्योंकि हम वर्क पढ़ेंगे, वर्क के अंदर ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, तो आपको ये पता होगा ऑलरेडी कि 1 जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ। अभी इसमें मैं और भी बहुत सारे कन्वर्जन कर सकता हूँ, जैसे न्यूटन है, न्यूटन को के जी एम एस माइनस 2 भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला अपने सबको पता होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, हमने किया हुआ ऑलरेडी फोर्स वाले चैप्टर में। तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो मास की केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसी को मैं बदलूं, देखो यहाँ से, जैसे ये न्यूटन है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे 1 न्यूटन को मैंने क्या लिखा है, जूल मीटर इनवर्स लिखा है, तो मैं 1 न्यूटन को देखो ये क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, या जूल को क्या लिख सकता हूँ, या जूल को लिखते हैं, जूल को हमने क्या लिखा है, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। तो मैं इस न्यूटन की जगह ये भी लिख सकता हूँ क्या, के जी एम एस माइनस 2 इंटू में मीटर। अब ये मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर की m2 की पावर 2 हो गया, m2s माइनस 2, और इसी से हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है ml2t माइनस 2। ये हम आगे करेंगे लास्ट क्लास, आगे लास्ट चैप्टर करेंगे ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इस तरह की यूनिट्स का कन्वर्जन, किसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और ये रटने वाला बिल्कुल भी नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये अच्छा, फॉर्मूले पे हम थे, तो फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी चीज़ के एक से ज़्यादा फॉर्मूले हैं तो हमें क्या लगता है, एज अ स्टूडेंट ऐसा लगता है भाई क्या फ़ायदा ज़रूरत है इसकी, है ना, एक ही होता है उसी से काम चला लेता है। लेकिन आप ये समझें कि अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग कंडीशंस के लिए होते हैं। आप इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल समझिए, जैसे अपने पास फ़ोन भी है ना, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, और टैब भी है। लेकिन जब आप उसको रियल, सबका काम सेम है, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तब आपको पता चलता है ना कि यार फ़ोन ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसे आप हर जगह कैरी कर सकते हैं। टैब का अपना काम है, लैपटॉप का अपना काम है। तो यही ये जो 3 फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले अलग अलग सिचुएशंस के लिए होते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप पहला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी दिया है तो अब आप फोर्स एफ एस कॉस थीटा दूसरा लगाएंगे। और अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है तब आप उसको तीसरा फॉर्मूला, इसके ऊपर एरो लगाए, एरो का मतलब वेक्टर होता है, वेक्टर हम अलग से एक टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भी आप मुश्किल नहीं होता, बस मैटर ये करता है आप किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। लाइफ में मेरे को पर्सनली ऐसा है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस शायद आपने गलत जगह सीखा, है ना। तो ये मैटर करता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूले थे, इसका हम प्रैक्टिकल जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तब बताएंगे, बाकी अब मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है।
ठीक है, कि कब इसको यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, ये मैं ऑलरेडी करा चुका आपको कि 1 जूल ऑफ वर्क डन कब होता है। तो ये ना इस तरह की डेफिनेशन, अब जैसे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर खाली थ्योरी कर ले, न्यूमेरिकल कर लें, थ्योरी छोड़ दें, तो सर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों करना है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है 1 जूल ऑफ वर्क, तो 1 जूल जो है वर्क की ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, W=Fs। अब ये 1 कब होगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ये बात ध्यान से समझे। वर्क 1 कब होगा, जब सामने वाली दोनों चीज़ें 1 × 1 1 देगा, ठीक है। इसीलिए वर्क 1 जूल कब होगा, हम बोलते हैं 1 जूल वर्क तब होता है जब फोर्स जो है कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। यानी 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। 1 जूल वर्क होता है कब, जब 1 न्यूटन फोर्स लगती है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और यहीं से हमको फॉर्मूला बना था कि जूल = न्यूटन × मीटर, ठीक है। बाकी जो लोग भी लाइव ज्वाइन हैं हमारे पास, वो तो हैं ही, उन्हें पता लग रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कोर्स में आप किसी भी तरह की कमी, तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बता दूं कि आपको ऐप से बाहर कुछ भी नहीं करना है, जो आपको ऐप में कराया जा रहा है वही करना है। पुराने पेपर सब ऑलरेडी ऐप के कंटेंट में हैं। जब आप कंटेंट ख़त्म कर रहे हो, आप ये समझो आप पुराने पेपर साथ साथ ख़त्म करते जा रहे हो। फिर भी आपको लगता है कि पुराने पेपर करना है, तो सिलेबस ख़त्म करने के बाद करना है। ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग। सिलेबस ख़त्म करने से पहले कोई भी ना पुराने पेपर उठाएगा, ना करेगा, ना टेस्ट पेपर्स करेगा। पहले आप सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसकी 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद टेस्ट पेपर उठाएंगे, जो ऐप में भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें रियल टाइम मार्क्स भी आते हैं आपको, और आपको पता लग जाता है आप किस सब्जेक्ट में, या किस सब्जेक्ट में भी किस चैप्टर में और किस टॉपिक में कमज़ोर हैं, है ना। आपके जो टेस्ट हैं वो सारे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हैं पहले तो, फिर उसके बाद उसके अंदर चैप्टर वाइज हैं, और चैप्टर वाइज के अंदर भी टॉपिक वाइज है। तो जहाँ भी आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता लग जाता है कि यार मैं इस टॉपिक में लैग कर रहा हूँ, तो आप उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं, इसीलिए सभी लोग पहले कंटेंट ख़त्म करेंगे, 3 से 4 रिवीजन देंगे, फिर टेस्ट पेपर देंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब आप पुराने पेपर उठाएंगे, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ, सारे पेपर क्लियर होंगे, आपको तब भी पता लग जाएगा। और अगर आप पुराने पेपर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, आप बिना पुराने पेपर करे भी जा सकते हैं डायरेक्ट। सीधी बात बोलता हूँ मैं, आप हमारा कंटेंट करो, 3 से 4 बार रिवीजन करो, टेस्ट पेपर दो, और डायरेक्ट पेपर देने जाओ। पुराने पेपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंटेंट में ऑलरेडी पुराने पेपर आपके सभी कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।